स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। जय श्री कृष्णा। जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके साथ में पुनीत पाठक हूं। स्वागत है आप सबका खबरों के महाबुलेटिन न्यूज डिकोड में। इस बुलेटिन में हम लेते हैं हर खबर की खबर, क्योंकि अहम खबरों के पीछे छिपी होती है एक असल खबर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज डिकोड। और इस बुलेटिन का आगाज हम एक ऐसी खबर से कर रहे हैं जो दुखद है, एक भयानक हादसे से जुड़ी है। इसे देखकर आप जरूर हैरान रह जाएंगे। खबर मुंबई से है। मुंबई के बोरीवली वेस्ट में आज एक बड़ा हादसा हो गया। साईं बाबा नगर में एक 4 मंजिला इमारत ढह गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस वहां पहुंची। मलबे में 14 से 15 लोगों के फंसे होने की जानकारी मिली। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अधिकारियों ने बताया कि ये इमारत 40 साल से भी अधिक पुरानी है और बीएमसी ने इसे जर्जर घोषित कर रखा था। इसके बाद बिल्डिंग को खाली नहीं कराया गया, यानी इसमें दशकों से जो समस्याएं दिख रही थी इस पर वक्त रहते एक्शन नहीं लिया गया। और हादसा किस कदर भीषण, किस कदर भयानक था, यह आप तस्वीर देखकर समझ जाएंगे। ये तस्वीरें आप देखें, तस्वीरें किसी को भी चौंका सकती हैं, डरा सकती हैं। और चंद सेकंड के भीतर, केवल 7 सेकंड, 1 2 3 7 सेकंड के भीतर इस इमारत का क्या हाल हुआ यह आपने देखा। चलिए बातें सियासी अखाड़े, जो कि छत्तीसगढ़ में इस वक्त अलग अलग रंग दिखा रहा है। छत्तीसगढ़ के सियासी अखाड़े में राम और कृष्ण की एंट्री हो चुकी है और यह एंट्री किसी और ने नहीं बल्कि सूबे के सीएम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कराई। इस पर जुबानी जंग किस तरह चली, देखें आप। छत्तीसगढ़ में सियासी फिजा की रंगत कब घमासान में तब्दील हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। आज इसकी एक बानगी रायपुर में दिखी। जन्माष्टमी का मौका था। जन्माष्टमी के अवसर पर सीएम भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर में कृष्ण कुंज का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम ने राम कृष्ण का नाम लिया। लगे हाथ सीएम ने बीजेपी का भी नाम इसमें घसीट लिया। राम किसी का या कृष्ण किसी का कॉपीराइट नहीं, पेटेंट नहीं है। 15 साल इनको मौका मिला, कभी देवगुड़ी नहीं बनाए, कभी गोटुल नहीं बनाए। वो केवल वोट के लिए करती है। वार हुआ तो पलटवार की गुंजाइश तो बनती है। बीजेपी ने भी सीएम के बयान पर कुछ इस अंदाज में पलटवार किया। कांग्रेस के पास अब कुछ नहीं बचा है। लोग अब पहचान चुके हैं कि कालनेमी है और ये ठगने के लिए आए हैं। ना ये राम के हैं, ना ये कृष्ण के हैं, ये सिर्फ सत्ता के हैं। इन दिनों छत्तीसगढ़ की सियासत में दलगत हमलों का दौर चरम पर है। ऐसे में नेता मौका और दस्तूर को दरकिनार कर जुबानी कुश्ती में मशगूल है। तो ऐसा नहीं कि राम कृष्ण के नाम पर सियासत यहां किसी एक ही प्रदेश में होती है। मध्य प्रदेश में आपको लिए चलेंगे, वहां पर राम के जयकारे को लेकर भी सियासत हो गई। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आगर मालवा में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान मंच से जय श्री राम के नारे बुलंद किए और इसका वीडियो सामने आते ही इस पर भी सियासत गर्मा गई। कांग्रेस ने इसे पद की गरिमा के उलट बताया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कौन नहीं बोला? यहाँ से सब दिखाई देता है मेरे को। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल का ये वीडियो आगर मालवा के गोपाल गांव के सरकारी स्कूल का है, जहां राज्यपाल हेल्थ कैंप, आंगनबाड़ी केंद्र और पीएम आवास योजना के तहत बने घरों को देखने पहुंचे थे। राज्यपाल ने यहां बाबा बैजनाथ मंदिर में अभिषेक किया। इस दौरान उन्होंने मंच से जय श्री राम के नारे लगवाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कौन नहीं बोला?
यहाँ से सब दिखाई देता है मेरे को। वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस पद की गरिमा की दुहाई दे रही है, तो वहीं बीजेपी इसे संवैधानिक रूप से सही बताती है। राज्यपाल जी ने जय श्री राम के नारे लगाए, अगर वो जय सिया राम के लगा दे तो मैं समझता हूँ कि इस प्रदेश और देश की जो महिला शक्ति है उनका भी सम्मान होगा। भारत की पहचान भगवान श्री राम से, और भगवान श्री राम के लिए अगर नारे लगाएं तो कोई भी नागरिक लगा सकता है, चाहे महामहिम राष्ट्रपति जी हो चाहे महामहिम राज्यपाल जी हो। राम मंदिर निर्माण के बाद उम्मीद थी कि इस जयकारे का सियासी महत्व घट जाएगा, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। तो पूरी खबर आपने देख ली, दोनों खबरें आपने देख ली। धार्मिक प्रतीकों के नाम पर देश में सालों से सियासत होती रही है, ये बिल्कुल नई बात नहीं। बस इस बार ये अलग है कि कांग्रेस खुलकर भाजपा के अपनाए जाते रहे धार्मिक प्रतीकों को खुद अपना रही है, और इसके पीछे कांग्रेस की रणनीति क्या है, इस बात को डिकोड करते हैं। पहली बात तो यह साफ नजर आती है कि कांग्रेस ने लंबे वक्त के बाद प्रदेश की सत्ता में वापसी की छत्तीसगढ़ में, और हिंदुत्व से जुड़े विषयों पर खुलकर आगे बढ़ना भी शुरू कर दिया। बीजेपी ने राम के नाम पर यात्रा निकाली, सत्ता तक पहुंची। सीएम भूपेश बघेल का यह बयान जो आज आया, उस पर आप गौर करें तो बताता है कि बीजेपी को बीजेपी के फॉर्मूले से मात देना वो चाहते हैं। भूपेश बघेल बीजेपी के कट्टर हिंदुत्व मॉडल के समानांतर एक दूसरा समावेशी हिंदुत्व मॉडल जनता के समक्ष रख रहे हैं। इसमें राम भी हैं, इसमें कृष्ण भी हैं, दोनों का अपना स्थान है, और विकास और प्रकृति जो कि प्रदेश की आदिवासी संस्कृति का हिस्सा है, वो उसको उससे जोड़ते हैं। बात अगर एमपी की करें तो कांग्रेस का कहना है कि जय श्री राम के नारे की जगह जय सियाराम के नारे, जो पुरातन हमारी मान्यता का हिस्सा है, महिलाओं का भी जिसमें सम्मान होता है, इसमें आप जोड़ सकते हैं। यानी एमपी में भी कांग्रेस को सरकारी कार्यक्रम में धार्मिक नारे से आपत्ति नहीं है। हम पहले देख चुके हैं कि राहुल गांधी ने अपना जनेऊ दिखाया था, वो मंदिरों में माथा टेकते नजर आए हैं। कुल मिलाकर के आने वाले चुनाव में अपने हिंदुत्व के मॉडल को लेकर बीजेपी या कांग्रेस छोड़ने वाली नहीं है, जनता के बीच जाएगी और जनता के बीच जाकर इसे आगे प्रस्तुत करेगी और यह बताएगी कि यही लोक कल्याण का, जन कल्याण का, समाज कल्याण का इकलौता विकल्प है। लेकिन इसमें बुरी बात यह है कि जो विरोधियों का तरीका है, विरोधियों का राम या कृष्ण नाम है, उसे वो सियासी बताते हैं कोरे तौर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोमवार से छत्तीसगढ़ के लाखों कर्मचारी फिर हड़ताल पर जा रहे हैं, यानी सरकारी दफ्तर में कामकाज ठप हो सकता है। और छत्तीसगढ़ के मंत्री कवासी लखमा ने कर्मचारियों की हड़ताल के पीछे आरएसएस का हाथ बताकर खलबली मचा दी। भूपेश सरकार ने कर्मचारियों का 6% डीए बढ़ा दिया है। इसके बावजूद कर्मचारी सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। आज के दिन कर्मचारियों की हड़ताल की सुबुगाहट देखने को मिली। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन करते हुए ट्वीट किया। रमन ने लिखा कि जब केंद्र सरकार 34% डीए दे रही, पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की सरकार भी 34% डीए दे रही है, तो फिर छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के साथ ये अन्याय क्यों? रमन सिंह ने ट्वीट क्या किया? कांग्रेस ने पलटवार में देर न की। मंत्री कवासी लखमा ने कर्मचारियों की हड़ताल का संबंध आरएसएस से जोड़ दिया। सुनिए कवासी लखमा ने क्या कहा। डीए में मुर्गा का एक टांग बोलने से नहीं चलेगा। टेबल में बात करें तो अच्छा है, मैं कहीं न कहीं ये आरएसएस का दिमाग होगा, ऐसा मुझे समझ में आता है। कुल मिलाकर कर्मचारियों की हड़ताल भूपेश सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। बीजेपी कर्मचारियों के बहाने सरकार को घेर रही है। देखना होगा कि कर्मचारियों को सरकार कैसे साध पाती है। तो एक तरफ कर्मचारी हैं, दूसरी तरफ सरकार है। बीजेपी इस मामले को तूल देती दिख रही है। आखिर क्यों तूल दे रही, जरा इस बात को डिकोड कर लें। छत्तीसगढ़ में तकरीबन 5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। अगर एक कर्मचारी के साथ 4 लोगों का परिवार जुड़ा, यानी 4 वोटर्स भी जुड़े हैं, डीए का मुद्दा तकरीबन 25 लाख मतदाताओं को सीधे सीधे प्रभावित करता है। छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य 25 लाख मतदाता चुनाव में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं, और यही वजह कि बीजेपी कर्मचारियों को सीधे तौर पर अपना समर्थन दे रही। कर्मचारियों को लेकर भूपेश सरकार पर हमलावर है बीजेपी। कर्मचारियों की बड़ी तादाद और उनकी एकता की ताकत पूरा प्रदेश देख रहा है, और इसीलिए सोमवार से होने वाली हड़ताल सरकार के लिए निश्चित तौर पर एक चुनौती है। कर्मचारी संगठनों और सरकार के बीच में वार्तालाप, समझौता, बातचीत का मंच क्या बन पाता है,
ये सबसे महत्वपूर्ण होगा देखना, और इसी का इंतजार हम कह सकते हैं प्रदेश के लोगों को भी होगा, ताकि उनको और ज्यादा दिक्कतें इसमें ना हो। चलिए, ब्राह्मणों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला आपको भी पता होगा। बीजेपी नेता प्रीतम लोधी अब इसकी सजा पा रहे हैं। पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया। प्रीतम लोधी को प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। दरअसल कल एक कार्यक्रम के दौरान प्रीतम लोधी साफ साफ कहते हैं कि पंडित बेवकूफ बनाकर यजमान बनाते हैं और भागवत कराते हैं। लोधी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इसके बाद ब्राह्मण समाज की इस पर खुलकर और बड़ी नाराजगी दिख रही थी। आज पार्टी ने लोधी के खिलाफ एक्शन लिया है, साफ मैसेज दे दिया है कि दरअसल एक जो बड़ा उनका सपोर्टर समर्थक ब्राह्मण वर्ग है वो उसको नाराज करना नहीं चाहते। चलिए, अब सवाल ये उठता है कि प्रीतम लोधी को बीजेपी ने आखिर निष्कासित क्यों किया है। इस बात को और अच्छी तरह समझें, डिकोड करें। अगले साल एमपी में विधानसभा चुनाव है। बीजेपी किसी भी कीमत पर अपने कोर वोट बैंक यानी ब्राह्मण को खफा नहीं कर सकती, जैसा हम कह रहे हैं। और एमपी में 10% तादाद ब्राह्मण समुदाय के वोटर्स की है। एमपी के कई जिलों में ब्राह्मण समुदाय निर्णायक हैं और ऐसे में बीजेपी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। बीजेपी नहीं चाहती कि कांग्रेस बैठे बिठाए मुद्दा उठा ले और मुद्दे के ऊपर सियासत करना शुरू कर दे। बीजेपी बोल सकती है विवादित बयान देने वाले को उसने दंडित कर दिया है, और ऐसा कह के वो अपने समर्थक वर्ग को इस बात का पूरा विश्वास भी दिला रही। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बिहार की सत्ता में बदलाव को लेकर एक बयान का सामने आना और इसके बाद इस पर सियासी शोर थमने के बजाय बढ़ जाना, ये राजनीति के लिहाज से स्वाभाविक है। कैलाश विजयवर्गीय ने इस मामले को लेकर सफाई दी है, लेकिन सफाई पर एक बार फिर एक बवाल की स्थिति देखिए। बिहार की सरकार बदली, मैं बोले ये तो हमारे यहाँ होता है, बोले बॉयफ्रेंड कभी बदल लेती लड़की। ये बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का वो बयान है जिसे लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय अमेरिका दौरे से लौटने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने बिहार में सत्ता परिवर्तन को लेकर पूछे गए सवाल पर कुछ इस तरह जवाब दिया। हालांकि आज कैलाश विजयवर्गीय ने सफाई में कहा कि उन्होंने अपने एक दोस्त के बयान को मीडिया से साझा किया था। मित्र के बयान को मैंने आप लोगों के सामने सुनाया। जहाँ तक नारी शक्ति का सवाल है तो हम उनका सम्मान करते हैं। राजनीति ऐसे करवट बदल रही है, इतने ज्यादा तो करवट कोई बदलता ही नहीं जितने राजनेता बदल रहे। बिहार के नेता ने तो इंतहा कर दी। मामले पर कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा है। ब्राह्मण समाज का और महिलाओं का दोनों का मिलके भारतीय जनता पार्टी के नेता अपमान कर रहे हैं। विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेस बीजेपी पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रही। तो कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी का एक स्टैब्लिश और बड़ा फेस है, बड़ा नाम है, जो आते हैं मध्य प्रदेश से, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर वो अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। उनके विवादित बोल कैसे और किस तरीके से आगे बढ़ते हैं और कैसे सारी धारा मोड़ते हैं, जरा इस बात को भी हम डिकोड कर लें। बिहार में सत्ता बदलने पर कैलाश ने जो बयान दिया वो आप सुन चुके हैं। कुछ दिन पहले अग्निवीर योजना की तारीफ करते हुए विजयवर्गीय ने कहा कि बीजेपी दफ्तरों की सुरक्षा के लिए वो रिटायर्ड अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे। 2017 में बंगाल में एक रैली के दौरान विजयवर्गीय पीएम मोदी की तुलना शेर से कर चुके हैं। उनके विपक्षी नेताओं की तुलना बिल्लियों तक से वो कर चुके हैं और इस तरह एक्टर शाहरुख खान की तुलना दाऊद इब्राहिम से कर चुके हैं। यानी एक लंबी फहरिस्त है कैलाश विजयवर्गीय के विवादित बयानों की, जिन पर विवाद खड़ा हुआ, चर्चा हुई, लेकिन पार्टी ने कभी कैलाश विजयवर्गीय को विवादित बयान न देने की नसीहत दी हो, ऐसा दिखा नहीं, नजर नहीं आया। कैलाश विजयवर्गीय को शायद विवादित बयान देकर सुर्खियों में बने रहना पसंद भी है। हम ये अपील कर सकते हैं कि राजनीति करें, जमकर करें, खुलकर करें, लेकिन अपने दायरे, अपनी मर्यादा और लोगों के सेंटिमेंट्स का जरूर आप ख्याल रखें, क्योंकि ऐसी ही अपेक्षा कम से कम भारतीय जनता पार्टी करती है, दूसरों से करती है। तो जो अपेक्षा आप दूसरों से करते हैं उसकी मर्यादा का पालन आपको स्वयं को भी करना चाहिए, और खास तौर पर पार्टी के बड़े नेताओं को जरूर। एक सीएम शिवराज ने भोपाल में आयोजित कुशाभाऊ ठाकरे के जयंती कार्यक्रम में अब की बार 200 पार का नारा दिया और कांग्रेस ने इस पर चुटकी ली। जब व्यवहारिक रूप से देखें तो लक्ष्य तो तय करेंगे, अब की बार 200 पार लक्ष्य तय करेंगे। लक्ष्य प्राप्त
निकालने की जबरदस्त कोशिश भी करेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे जयंती कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने एक बार फिर अब की बार 200 पार का नारा दिया। दरअसल 22 अगस्त को अमित शाह का भोपाल दौरा है, लिहाजा संगठन इस तैयारी में जुटा है कि शाह के सामने बता सकें कि अगले चुनाव में 200 सीटें जीतने के लिए पार्टी का वोट शेयर 51% कैसे किया जाएगा। शिवराज के नारे को पूरा करने के लिए पार्टी कमर कस चुकी है। की बार 200 पार का नारा शब्द माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहे, उनको चरितार्थ करने का काम मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जरूर करेगी। इधर कांग्रेस इसे केवल नंबर बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री की कवायद मानती है। मुख्यमंत्री जी नंबर बढ़ाने के लिए सब चीजें करेंगे। बीजेपी और आरएसएस दोनों मिला के बस दो ही लोग हैं, एक मोदी जी और दूसरा अमित शाह जी। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी अब की बार 200 पार का नारा लगा था, जो बुरी तरह फ्लॉप हुआ था। ऐसे में अब 2023 में इस नारे को स्कोर करने के लिए बीजेपी जी जान से जुटने का संकल्प ले रही है। तो चलिए, अब की बार 200 पार बीजेपी ने टारगेट तय किया है और शाह के सामने इस टारगेट को पूरा कैसे करेंगे, इस पर भी बातचीत होगी। चुनौती तो है, लेकिन बीजेपी कहती है कि वो हर बार की तरह इस चुनौती को भी पार कर लेगी। एक चुनौती और चल रही जिस पर सारे देश की नजर है। केंद्रीय जांच एजेंसी दिल्ली की शराब नीति को लेकर मनीष सिसोदिया समेत 21 जगहों पर, उनके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। खबर देखें आप। दिल्ली की आबकारी नीति के मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास समेत 21 जगहों पर सीबीआई ने छापेमारी की। जांच एजेंसी सुबह 8:30 बजे सिसोदिया के घर पहुंच गई थी। सीबीआई ने सिसोदिया और उनके परिवार के बाकी सदस्यों के फोन और लैपटॉप जब्त कर लिए। कार्रवाई के बाद आप और बीजेपी आमने सामने आ गए। शराब नीति घोटाले के आरोप को लेकर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की, जिसमें सिसोदिया के अलावा 4 और लोगों के नाम है। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया, लिखा कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह परेशान किया जाता है, इसीलिए हमारा देश नंबर 1 नहीं बन पाया। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद ने कहा कि मनीष के घर ये पहली रेड नहीं है। पिछले 7 साल में भी मनीष जी के ऊपर न जाने कितनी बार रेड हुई है, ये पहली रेड नहीं है। इनके भरोसे अगर देश छोड़ दिया तो ये लोग भारत को कभी आगे नहीं आने देंगे। इधर आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी ने दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। सारी चीजों पर एक्सपोज हो गया आम आदमी पार्टी की बात है। कांग्रेस पहले से एक्सपोज है और आम आदमी पार्टी अब हो रही है। कुल मिलाकर रेड के मामले में आम आदमी पार्टी अब विक्टिम कार्ड खेल रही है। विरोधी कह रहे हैं कि अगर पार्टी ने कुछ गलत नहीं किया तो फिर डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर दिल्ली सरकार की नई शराब नीति है क्या, जिसको लेकर इतना बखेड़ा है। डिकोड कर लेते हैं इसको। नई शराब पॉलिसी में होटल के बार, क्लब्स, रेस्टोरेंट को रात में 3 बजे तक ओपन रखने की छूट दी गई थी। वे छत समेत किसी भी जगह पर शराब परोस सकते थे। इसके पहले तक खुले में शराब परोसने पर पाबंदी थी। बार में किसी भी तरह के मनोरंजन का इंतजाम किया जा सकता था। इसके अलावा बार काउंटर पर खुल चुकी बोतलों की शेल्फ लाइन पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इस नीति के लागू होने के बाद दिल्ली में कुल 32 जोन में कुल 850 में से 650 दुकानें खुलने वाली थी। चीफ सेक्रेटरी द्वारा दिल्ली के एलजी को भेजी गई रिपोर्ट में यह साफ कहा गया था कि पहली नजर में यह जाहिर होता है कि नई एक्साइज पॉलिसी को लागू करने इनमें कई नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। एक तरह से जो शराब के कारोबारी हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए यह पूरा काम किया गया है। इन्हें पूरी नीति उनकी सहूलियत के हिसाब से डिजाइन की गई है, बदला गया है। अब इस आरोप के बाद यह कार्रवाई और कार्रवाई के बाद क्या होता यह देखना है। हमने आपको बताया था ब्रेक से जाने से पहले कि एक ऐसी तस्वीर सामने है जिस पर सारी दुनिया में विवाद है। खबर फिनलैंड से है, जहां की प्रधानमंत्री का शराब पीकर डांस करते हुए वीडियो वायरल है। देखें आप। पार्टी का मूड और कैमरे को देखकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होती महिलाएं। साफ नजर आ रहा है कि ये महिलाएं नशे में हैं। वीडियो में एक शख्स गिलास भी दिखाता है, जिससे लगता है कि पार्टी में शराब के दौर चले। शराब पीकर डांस करती ये महिलाएं फिनलैंड की हैं। ये वीडियो पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है और इसकी वजह है ब्लैक ड्रेस पहनी ये महिला, जो फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन है। जरा फिर से एक बार गौर से फिनलैंड की प्रधानमंत्री को देखिए। इस वीडियो के वायरल होते ही विपक्षी नेताओं ने सना मरीन पर पार्टी के दौरान ड्रग्स लेने के आरोप लगाए। मरीन ने ड्रग्स वाली बात को अफवाह बताया, साथ ही वो टेस्ट करवाने के लिए भी तैयार है। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ। साल 2021 में कोविड काल के दौरान वे पार्टी करती नजर आई थी, जिसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी थी। तो एक्चुअली अपने दोस्तों के साथ मिलकर पार्टी करने में कहीं कोई बुलाए कोई गलती नजर नहीं आती लोगों को किसी प्राइवेट प्लेस पर। लेकिन अगर आप कोई राजनेता हैं, अगर आप किसी पद पर हैं, तो उसकी गरिमा और
दूसरों के सामने कैसे आप अपने और अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी नैतिकता का तकाजा कहता है, उसका बोझ उन्हीं के कांधों पर रहता है। और इसीलिए जब ये तस्वीरें सामने आई तो उस पर कई सारे सवाल उठ गए। पहली बार नहीं है, पहले भी उस तरह के सवाल और इस तरह के विवाद का सामना कर चुके हैं। फिलहाल आज के लिए न्यूज डिकोड में बस इतना ही। आपसे कल रात को 8:55 पर फिर से मुलाकात होगी और फिर से कृष्ण भक्तों को जन्माष्टमी पर्व की, कृष्ण जन्म की ढेर ढेर शुभकामनाएं। नमस्कार, शुभ रात्रि।